खुशी की बात यह है कि लाहौर को हमने खत्म कर दिया। इस्लामाबाद पर बड़ा अटैक हुआ है। भारतीय सेना ने सीधे इस्लामाबाद को टारगेट किया और सीधे इस्लामाबाद पर हमला। INS विक्रांत है, वहां से करिए 15-20 ब्रह्मोस फायर, सेट फायर टू द कराची पोर्ट। आग लगा दो कराची में, फूंक डालो पूरे शहर। जब उसने गोली चलाई तो यहाँ पे पर्स में 5-5 रुपए के कुछ सिक्के भी थे। जब गोली जाकर के सिक्कों पे टकराई तो मुझे भी आभास हुआ कि तो मर गया। और उसी 5 रुपए के सिक्के की बुलेट प्रूफ जैकेट बना लें, अगर वो 5 रुपए का सिक्का रोकता है तो। भारत देश जिंदाबाद है नहीं है और पाकिस्तान जिंदाबाद है नहीं है। चाय के ढाबों और पान की दुकानों से लेकर दफातर और घरों तक हर जगह रेडियो के गिर्द लोग हुजूम लगाए बेचैनी से इंतजार में थे। और फिर वो आवाज गूंजी, मेरे अजीज हमवतनों, 10 करोड़ पाकिस्तानियों के इम्तिहान का वक्त आ पहुंचा है। हिंदुस्तान नहीं जानता कि उसने किस कौम को ललकारा है। मुल्क में हंगामी हालत का ऐलान कर दिया गया है। जंग शुरू हो चुकी है। साबिक ब्यूरोक्रेट कुदरतुल्लाह शहाब उस सुबह हॉलैंड के कैपिटल में थे कि बीबीसी लंदन पर आवाज गूंजी। हिंदुस्तानी हाई कमीशन लंदन के एक अनाउंसमेंट के मुताबिक भारतीय फौज ने लाहौर कैप्चर कर लिया है। उन्होंने घबराकर हॉलैंड के रेडियो टीवी स्टेशंस को कॉल की और खबर कंफर्म करनी चाहिए। विद इन मिनट्स उन्हें बताया गया कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री ने लोकसभा में अनाउंसमेंट की है कि लाहौर इंडियन आर्मी के हाथ में है। कुदरतुल्लाह शहाब और उनकी बेगम इफ्फत गम से जमीन पर बैठ गए एंड दे स्टार्टेड क्राइंग। उनके डच गेस्ट मिलने आए हुए थे, वो भी परेशान हो गए। थोड़ी देर बाद फोन की घंटी बजी, मगर शहाब साहब उसे उठाने की हिम्मत न कर सके। एक्चुअली ही वाज थिंकिंग कि अगर लाहौर हाथ से निकल चुका है तो खुदा जाने विच सिटी इज नेक्स्ट। लेकिन उधर डच गेस्ट ने फोन उठा लिया और अगले ही लम्हे खुशी से चिल्लाए, इंडिया इज गिवन द टेस्ट ऑफ इट्स ओन मेडिसिन, बीबीसी लाइड। ये सुनना था कि शहाब साहब खुशी के मारे दौड़कर उनसे लिपट गए। तुम जीतो या हारो सुनो। नहीं, क्रिकेट में तो ये कह सकते हैं, मगर यहां हार गए तो गए, क्योंकि ये खेल नहीं जंग है। यहां चौके छक्के नहीं लगते, जहाज गिरते हैं, खून बहता है, जान जाती है और तो और जमीन भी जा सकती है। 65 में कब क्या हुआ, 71 में क्या हुआ, 2019 और फिर 25। तैयारी कर लें, आज आपको हैरान करने जा रहा हूं। मगर उससे पहले ये जानिए कि ये जंगें सिर्फ जमीन और आसमान पर नहीं होती, बल्कि उनका वार कौमों के जहनों पर भी किया जाता है, जैसे कि इंडिया ने हर बार किया है। यानी नैरेटिव की जंग। जैसे कुदरतुल्लाह शहाब डर गए थे, वैसे ही करोड़ों इंडियन खुश हो गए होंगे। बाद में मालूम हुआ होगा कि ये तो उनकी हुकूमत ने बोंगी मारी है। 65 में भी ऐसी एक बोंगी मारी थी। लालू खेत का इंटरनेशनल एयरपोर्ट डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। अपने इंडियन व्यूअर्स को बता दूं, लालू खेत कराची का एक इलाका है, वहां एयरपोर्ट का रनवे नहीं है भाई, लियारी नदी बहती है। पता नहीं इंडियन आर्मी को वहां एयरपोर्ट कैसे नजर आया। शायद उसी तरह जैसे समंदर से हजारों किलोमीटर दूर लाहौर पोर्ट नजर आ गया था। पाकिस्तान का लाहौर, जिन्ने लाहौर नहीं देखा वो जमया नहीं। अब देखो, अब ये जमेंगे, ये सबके सब। बहुत बढ़िया, आई एम सो हैप्पी। अब ये लाहौर गिरेगा, लाहौर गिरेगा। वेरी गुड, आई एम वेरी हैप्पी, बहुत खुश हूं। मेरी आज की ये वीडियो बाकी डॉक्यूमेंट्रीज से जरा हटकर है, लेकिन पहले हाथ जोड़कर इंडियन व्यूअर्स से गुजारिश करूंगा कि वो बुरा ना माने, क्योंकि आई नो इंडियन पीपल आर इंटेलिजेंट। वो खुद भी अपनी फौज, हुक्मरान और मीडिया से परेशान है और यही सोचते हैं कि उस बेचारे घोड़े को भी लग रहा होगा किस गधे को बिठा दिया उसको। हाँ, सही सोचते हैं। मोदी और गोदी मीडिया ये समझता है कि वो अपने अवाम को बेवकूफ बना रहे हैं। भाई, ये जेनजी का दौर है। इस दौर में तुम चिल्ला चिल्ला कर कहोगे कि मिनटों में इस्लामाबाद, लाहौर और कराची पर कब्जा कर लिया है और तुम्हारे लोग पलटकर तुमसे सवाल नहीं करेंगे। के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो तो सबसे अच्छा यूज पाकिस्तानी आर्मी ने, पाकिस्तानी मीडिया ने किया है इसका, पूरे दुनिया में ये बता के कि देखो इंडियन मीडिया में क्या चल रहा है। यही सवाल विपक्ष आज कर रहा है कि इंटेलिजेंस क्या कर रही थी। आतंकवादी आए जैसे प्लेग्राउंड में घुस आए, हमारे लोगों पर धड़ गोलियां चलाई, हमारे लोग शहीद हो गए और उनके लिए खुले थे रास्ते। न कोई चेक पोस्ट, न कहीं कोई पूछताछ। जैसे मारने के लिए आए वैसे ही मारकर हमारे लोगों को भाग गए। Why should we talk to पाकिस्तान? आज सीज फायर कर रहे हैं। पहले कहते थे घुस जाएंगे अंदर, तोड़ देंगे बलूचिस्तान, सिंध अलग, पीओके हमारा, अखंड भारत, भारत ही भारत। और अब क्या कहते हैं? न्यूक्लियर पावर है।
यहां सोचने की बात यह है कि पाकिस्तान से कई गुना बड़ा मुल्क, लोग ज्यादा, फौज ज्यादा, टेक्नोलॉजी ज्यादा, वेपन ज्यादा, इकोनॉमी ज्यादा, सब कुछ तो इंडिया के पास पाकिस्तान से ज्यादा है। लेकिन जब जंग शुरू होती है, इंडिया को अपना साइज कम क्यों लगता है? वो किस चीज की कमी है इंडिया में जो उसे हरा देती है? और ऐसा क्या है पाकिस्तान में जो हर बार जीत कर लौटता है? चलिए आज इसे डिकोड करते हैं। लेट्स थिंक अबाउट इट। अगर हमारे पास आज राफेल होता तो शायद इससे भी नतीजा कुछ और होता। 6 साल बाद आज इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई थीं। आज मोदी का ख्वाब पूरा होने जा रहा था, बिल्कुल उस बच्चे की तरह जो बचपन से ही खिलौने की ख्वाहिश करता है और जब मिल जाए तो उसे खेलने के लिए बहाना ढूंढता है। मोदी को भी बहाना मिल गया था। झूठ से जंग स्टार्ट हुई थी। पहलगाम एक झूठ पे बेस था कि पाकिस्तान ने किया। इस दफ़ा पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि उसके बाद जो इंडियन स्टेट है वो गलतियों पे गलतियां करती गई। जी हां, बहाना था पहलगाम इंसिडेंट और खिलौना था राफेल, जिसके लिए मोदी ने कहा था कि अगर आज उनके पास राफेल होता तो नतीजा कुछ और होता। मोदी ने ऐसा क्यों कहा था वो भी बताता हूं, लेकिन पहले जरा ये जानिए कि जब राफेल आ गया तो नतीजा क्या निकला। बारिश के कतरों की तरह टिप टिप करके इंडियन तैयारे आसमान से गिरते चले गए। क्यों? इंडियन फौज और हुक्मरानों की सबसे बड़ी कमजोरी है खुद को बहुत ज्यादा और दुश्मन को कम समझना, दुश्मन की सलाहियतों को इग्नोर करना। तभी तो सिर्फ 30 किलोमीटर दूर खड़े होकर समझ रहे थे कि वो सेफ जोन में है। ये माजरा क्या है इस फुटेज से समझाता हूं जो चीन ने जारी की है। बल्कि चलिए इसकी मदद से समझते हैं कि इंडिया के साथ गेम हुआ क्या है। कैसे सिर्फ 30 किलोमीटर का फर्क इग्नोर करके इंडियंस को 80 अरब रुपए का नुकसान पहुंचा। यह कहानी है इसी साल 6 और 7 मई की दरमियानी शब की। रात 1:05 पर मोदी के ख्वाब को ताबीर देने के लिए इंडियन फजाइया राफेल लेकर पाकिस्तानी सरहदों के करीब पहुंच गई। लेकिन यहां मैं आपको वाजे कर दूं कि इंडियन फौज को किसी भी सूरत पाकिस्तानी सरहद के करीब जाने की इजाजत नहीं थी। क्यों नहीं थी पता है ना? अरे भाई 27 फरवरी 2019 जब पाकिस्तान ने इंडियन पायलट अभिनंदन को आसमान से जमीन पर गिरा दिया था। इनकी कहानी आगे सुनाऊंगा, मगर ये जान लीजिए इसी वजह से मोदी ने कहा था अगर हमारे पास आज राफेल होता तो शायद इससे भी नतीजा कुछ और होता। मिल गया ना राफेल, चलो अब उड़ाओ। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूं। अब वापस मई की उसी गर्म रात का जिक्र करते हैं जब मकबूजा कश्मीर से लेकर राजस्थान तक पाकिस्तानी बॉर्डर के पास 72 इंडियन तैयारे पहुंच गए। उनमें मिराज 2000, सुखोई 30, मिग 29, जगवार और तेजाज तैयारे शामिल थे। मगर फ्रंट पर फ्रांसीसी राफेल तैयारे थे जिन्हें इंडिया ने गॉडजिला का नाम दिया था। और अब शुरू होने जा रहा था ऑपरेशन सिंदूर। उधर पाकिस्तानी फौज ऑपरेशन रूम में भारतीय तैयारों की बाज़गश्त देख रही थी। जो कंट्रोल रूम था जहां आपकी एयरफोर्स थी और जहां आपके आर्मी चीफ भी आते थे, वहाँ मैट्रेसेस पड़ी होती थी, बारियां लगा के सोते थे। चीफ ऑफ एयर स्टाफ भी वहीं नमाज पढ़ते थे, वहीं सोते थे वर्दी में। मुझे 65 और 71 की जंग का भी पता है। जनरल याहिया वहाँ हर वक्त नहीं होते थे, बहुत कम जाते थे, बहुत कम गए हैं 71 की जंग में। और 65 की जंग में भी कंट्रोल रूम में मिडिल हाई ऑफिसर्स होते थे। इस तरह ये पहली दफ़ा देखा, पहली दफ़ा। इंडियन फसाहिया के पास शायद कोई प्लान नहीं था। वो पाकिस्तानी बॉर्डर से दूर इधर उधर उड़ते फिर रहे थे। पाकिस्तान ने भारत पर ही हमला करना शुरू कर दिया। अब पाकिस्तानी जवान भी सरप्राइज देने के लिए 42 तैयारे लेकर, जी हां 72 के मुकाबले में 42 तैयारे लेकर बॉर्डर पर नमूदार हो गए। पाकिस्तान की फ्रंट लाइन पर चीनी तैयारे J-10C थे, यानी कोबरा फॉर्मेशन। और ये एक बड़ा सा जहाज देख रहे हैं, ये है AWACS यानी एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम। ये एक तरह का उड़ता हुआ रेडार स्टेशन है जो सैकड़ों किलोमीटर दूर खड़े दुश्मन के जहाज को भी डिटेक्ट कर लेता है और फिर J-10C या दूसरे फाइटर्स को टारगेट की मालूमात देता है। अब बॉर्डर पर इंडिया और पाकिस्तान के तैयारे आमने सामने थे। डॉग फाइट बस शुरू ही होने वाली थी।
मगर जैसे कि मैंने बताया कि भारतीयों को पाकिस्तान की सरहद से दूर रहने की हिदायत की गई थी। उसकी एक वजह तो अभिनंदन वाली शर्मिंदगी का खौफ था और दूसरी वजह थी PL-15। जी हां, ये वो मिसाइल है जो J-10C में लगे होते हैं। भारतीयों का ख्याल था कि ये मिसाइल 150 किलोमीटर दूर तक फायर कर सकते हैं, इसलिए वो 150 किलोमीटर की रेंज से बाहर 180 किलोमीटर के फासले पर उड़ रहे थे। हालांकि PL-15 की रेंज 150 नहीं बल्कि 200 किलोमीटर तक वार कर सकती है, यानी इंडियन तैयारे किलिंग जोन में थे और उन्हें पता भी नहीं था। ये इंडिया का वो इंटेलिजेंस फेलियर है जिसकी वजह से उन्हें दुनिया के सामने शर्मिंदगी उठाना पड़ी। अब वो रोना शुरू हो गए हैं कि आपने चीटिंग की है। आपने तो हमें बताया था कि पेपर में सवाल आएगा 150 किलोमीटर PL-15, तो ये तो चीटिंग है ना, ये तो ज्यादती है। अब पाकिस्तान ने ज्यादती की है, तो हमें नेक्स्ट टाइम आप हमें बता दीजिएगा कि आपके वेपन की रेंजेस क्या हैं। रात 1:05 पर पहले इंडिया की जानिब से पाकिस्तान पर मिसाइल दागे गए। इंडिया लॉन्च्ड ऑपरेशन सिंदूर अगेंस्ट पाकिस्तान। इंडियंस ने M777 अल्ट्रालाइट हिस्टर्स तोपों से एक्स क्लिपर गोले मारे, जिससे तकरीबन पाकिस्तान के 31 सिविलियंस की जानें गईं और 57 जख्मी हुए। लेकिन अब पहल हो चुकी थी। Pakistan reserves the right and will respond to this aggression at a time, place and means of our own choice. डॉग फाइट के राउंड 1 में पाकिस्तानी जवानों ने इंडियंस तैयारे लॉक करना शुरू किए। इसको हम कहते हैं ABC मॉडल, कि ए ने किसी एक ए एसेट ने, वो ग्राउंड रेडार भी हो सकता है, वो एयरबॉर्न रेडार जो एवेक्स है, या कोई स्पेस बेस्ड एसेट भी हो सकता है। ए ने टारगेट को लॉक किया, ठीक है, बी ने लॉन्च किया PL-15 और फिर सी ने उसको गाइड किया। तो इसका फ़ायदा ये हुआ कि जो राफेल फॉर्मेशन की, अगर मैं आपको बताऊं कि जब राफेल फॉर्मेशन आ रही थी, वो जो एक गॉडजिला की जो रेडियो कम्युनिकेशन RT सुनवाई थी सर औरंगजेब ने, उसमें उसको आखिर दम तक पता नहीं चला था गॉडजिला 3 को कि मैं हिट होने वाला हूँ, क्योंकि उसको ये पता ही नहीं था कि मुझे किसी ने लॉक कर लिया है, किसी फाइटर ने, क्योंकि जो एवेक्स है उसने लॉक किया तो वो बहुत दूर होता है, 400 किलोमीटर दूर होता है, ठीक है। फिर जब J-10 ने अपना PL-15 फायर किया, अगेन फायर करने के बाद जो गाइडेंस उसको मिल रही थी, वो गाइडेंस भी किसी और एसेट से मिल रही थी, ठीक है। अभी भी नहीं पता चला राफेल को। हमने जब 3 एसेट्स मिल के अपनी किल चेन बना ली, तो वो इंडियंस को आखिरी दम तक पता नहीं चला कि मेरे ऊपर फायर हो चुका है, और वो जो है ना, उसने कोई कॉल नहीं दी कि आई एम बीइंग लॉक्ड और आई एम बीइंग टारगेटेड। ही वाज जस्ट शॉट डाउन, और लीडर उससे रेडियो पे कॉल देके पूछ रहा है गॉडजिला 3 योर पोजीशन, और गॉडजिला 3 कोई जवाब नहीं दे पा रहा क्योंकि वो अब इस दुनिया में नहीं रहा। अब समझिए, अकॉर्डिंग टू दिस एनिमेशन, पाकिस्तान के 2 J-10C ने पहले इंडियन टारगेट्स लॉक किए और 600 किलोग्राम वजनी PL-15 टारगेट की तरफ रवाना कर दिए, और मिशन डन होते ही ब्रेकिंग ऑफ। फिर एक के बाद एक J-10C टारगेट की तरफ PL-15 रवाना करते गए। अब यहां काम शुरू हुआ रेडार का, जिसकी मदद से PL-15 मिसाइल को गाइड करके टारगेट तक पहुंचाया जाता है। मेरे जो जहाज जिन्होंने मिसाइल फायर किए थे, वो खुद अपने साइलेंट मोड में थे और उनका रेडार ऑन नहीं था, और वो उनको गाइड, उन मिसाइल्स को गाइड करने के लिए मेरे दूसरे एसेट्स यूज हो रहे थे, लेकिन उसमें चाइनीज कोई अभी इन्वॉल्व नहीं थे ड्यूरिंग एक्टिव वॉर। तो ये मैंने कहा बस मैं क्लियर कर दूं। उधर भारतीय तैयारे अपनी फजाई हुदूद में रिलैक्स कर रहे थे कि वो तो 30 किलोमीटर दूर खड़े हैं, लेकिन अचानक PL-15 को सामने देखकर वो सटपटा गए। सोने पे सुहागा, उन्हें यह भी नहीं मालूम था कि पाकिस्तानी तैयारों ने उन्हें लॉक किया हुआ है। और फिर Indians were falling like little birds. Brilliant. Cobras executed perfectly. हमने इंडियंस को डिसीव किया, क्योंकि ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है कि मैंने इंडियंस को बताना है कि ये मिसाइल की कितनी रेंज है, ठीक है। तो वो अगर उनका एयर चीफ ये मान रहा है कि हमारे साथ तो धोखा हो गया, तो वो एक्चुअली अपनी इंटेलिजेंस को, जो अजीत डोवल साहब हैं, उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र और रॉ और वगैरह वगैरह, कि भाई आपने हमें गलत खबर दी थी। उनको बहुत ज़्यादा जोम होता है अपने महंगे जहाज़ों के ऊपर,
तो उन्होंने इसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया कि अगर पाकिस्तान के पास ये 200 किलोमीटर रेंज वाला हुआ तो हमारी टैक्टिक्स क्या होंगी। एयरफोर्स के जो अजीम हमारे बच्चे थे, मुझे खुशकिस्मती थी, मैं उनसे मिला, वो कहते हैं हमारे टारगेट पे और भी बहुत थे, लेकिन हम वाइडर जंग, पूरे जंग से हमें ऑर्डर्स थे कि आपने इससे ज़्यादा को टारगेट नहीं करना, वरना ये मल्टीपल फिगर्स में 15 या 16 अगर इनके गिर जाते तो ये तो बिल्कुल ही इनकी हालत, दे वर टारगेटेड। मैं तो ये सोच रहा हूं कि इस सारे वाकये के बाद भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी इस वक्त, यानी कि जब अभी मैं डॉक्यूमेंट्री रिकॉर्ड कर रहा हूं, चीन में पाकिस्तान और दीगर सरबराहान मुमलिकत का कैसे सामना कर रहे होंगे। आपने बताया कि जी हमें तो चाइनीज़ मदद से पाकिस्तान ने डिफीट दी है, चाइना को आपने बुरा भला कहा, अब ये चीन पहुंच गए हैं और मैं खुद हैरान हूँ कि इंसान इतनी जल्दी यू टर्न करके कैसे पहुंच सकता है। मैंने अपनी ज़िंदगी में मैंने इंडिया को इस हद तक परेशान और डिप्लोमेटिकली आइसोलेटेड और डिप्लोमेटिकली कन्फ्यूजन का शिकार नहीं देखा। इतनी हिम्मत नहीं कि जो उनकी परेड है उस पर बैठ जाएं, क्योंकि बॉर्डर डिस्प्यूट है, क्योंकि पिछले 10 साल में 2 दफ़ा फेस टू फेस जंगों में मार खाई है, 1962 में मार खाई है। इंडियंस ने जो अपनी ज़्यादा एक तजलील करवाई है वो इस तरह करवाई है कि अगर आप एक्सेप्ट कर लेते ना कि हाँ यार 1 आउट टाइम हो गया, पाकिस्तान ने हमें शिकस्त दे दी, अब हम नेक्स्ट टाइम आएंगे ज़्यादा तैयारी से और हम पाकिस्तान से बदला लेंगे, तो दुनिया शायद आपको थोड़ी सी और इज्जत दे देती। लेकिन ये जो आपने सबको बेवकूफ़ समझ के अपना झूठ का एक पहाड़ खड़ा किया है ना, तो इंडियन अवाम भी और लोग भी एक्चुअली इस पे दे आर मतलब आस्किंग कि यार आप हमें इतना बेवकूफ़ समझते हैं। 65 की कहानी सुनाने से पहले जरा जिक्र आज के भारत का भी कर लें। भारत का मुसलमान आज मोदी और गोदी मीडिया के कब्जे में है। वहां के तो मुसलमानों के ख्यालों पर भी गोदी मीडिया काबिज है। अब इस बच्चे को ही देख लें जो कहता है पाकिस्तान हो या इंडिया, दोनों अवाम को जीने का हक है भाई। वहाँ भी आदमी है, यहाँ भी आदमी है, वहाँ भी मुस्लिम है, वहाँ भी हिंदू है, यहाँ भी हिंदू है, सब तो है इंसान, तो क्यों सबको खत्म करना, पहले ये बताओ क्यों करना, सबको जिंदगी जीने का हक है। मगर ये सुनते ही गोदी मीडिया का ये रिपोर्टर आग बगोला हो गया और वो किसी भी तरह ये साबित करने की कोशिश में लग गया कि मुसलमान दहशतगर्द है, वो जिंदाबाद नहीं है। तुम भारतीय नहीं हो, भारतीय है, खुद को इंडियन मानते हैं ना। How dare you tell me that I'm Indian or not Indian? इनसे पूछेंगे कि आप हिंदुस्तानी है नहीं। जो शाइनिंग इंडिया है और जो डेमोक्रेटिक इंडिया है उसके अंदर मुसलमानों का तो बहुत बुरा हाल है। और अब जब ये ज़रा सा पाकिस्तान ने जवाब दिया है तो इंडिया के जितनी वो मिथ्स बनी हुई थी जी वो ब्रेक हो गई। इकोनॉमिस्ट में अब छप रहा है, न्यूयॉर्क टाइम्स में छप रहा है कि इन्होंने इस तरह किया, मुसलमानों के साथ किया हुआ है। मुसलमान इंडिया में बुरे हाल में है, मैं ये नहीं कहूँगा कि गाज़ा जैसे हैं, लेकिन बुरे हाल में हैं, सप्रेस्ड हैं। मेरी सुपीरियर नेशन है और मैं किसी और को अपने अलावा अपने मुल्क में बर्दाश्त नहीं करूँगा और मैं बाकियों को भी मार दूँगा। हमें ये चीज़ नज़र आती है नेतन्याहू में, यानी कि जो ज़ायनिस्ट हैं इजराइल में, और सेकेंडली ये चीज़ हमें नज़र आती है बीजेपी की जो एक हिंदुत्व और आरएसएस लेड जो उनकी एक वो एक्सट्रीमिस्ट सोच है कि भाई अखंड भारत बनाना है हमने और हमने हिंदुस्तान सिर्फ हिंदुओं के लिए है। भारत की ये सोच आज की नहीं, 60 साल पहले भी यही सोचकर उसने कश्मीर पर कब्जा जमाया और फिर हुआ 65 का वार। ये जंग स्टार्ट हुई 65 से 5 साल पहले, जब भारत ने मकबूजा कश्मीर को हजम कर लिया। फिर शुरू हुआ ऑपरेशन जबराल्टर। जब आजाद कश्मीर के जियाले मकबूजा कश्मीर के भाइयों की मदद को अखनौर पहुंचे। जनरल अख्तर हुसैन मलिक जो कमांडर थे 12 डिव के, उन्होंने ब्लिट्सक्रीग ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर का कॉन्सेप्ट है कि आप छोटे छोटे टैंक से इतनी जल्दी जर्मन्स तेज़ी से जाते थे कि एलाइज उनको पकड़ नहीं सकते थे। तो उन्होंने ब्लिट्सक्रीग करके उनका प्लान ये था कि वो अखनूर तक पहुंचेंगे और वो अखनूर तक रिकॉर्ड टाइम में 1 सितंबर की दोपहर तक पहुंच गए थे। बहुत दुख के साथ कहना पड़ेगा कि आपकी टॉप लीडरशिप ने उस वक्त चेंज ऑफ कमांड कर दी।
1 सितंबर की रात को और 2 सितंबर की सुबह को, वरना अखनूर आपके पास होता। इंडिया ने पैनिक में आकर 6 सितंबर की रात अचानक लाहौर और सियालकोट पर बुज़दिलाना वार किया। रन ऑफ कच्छ में फाइटिंग ऑन थी, मगर किसी ने यह इमेजिन नहीं किया था कि इंडिया बॉर्डर क्रॉस कर जाएगा। लाहौर की राह में वाहिद रुकावट थी BRB कनाल। वो क्रॉस हो जाती तो दुश्मन का जिमखाना पहुंचने का ख्वाब भी पूरा हो जाता। जैसे कि सस्ती विस्की के नशे में इंडियन आर्मी चीफ जनरल चौधरी ने कहा था कि बाकी लाहौर जिमखाना में पिएंगे। उन्होंने कहा था कि जी हम जिमखाना में शाम का ड्रिंक पिएंगे। जनरल हरबख्श सिंह ने कहा था जब लाहौर पे किया था, तो उस वक्त भी आपकी हालांकि डिफेंस फोर्सेस नहीं थी, अजीज़ भट्टी शहीद ने और बाकियों ने आर्टिलरी फायर करवा के उनके जो ब्रिगेड्स थे उनको ये तासुर दिया कि हमारा भी ब्रिगेड खड़ा है। हालांकि हमारी 2 छोटी छोटी यूनिट्स थी, वो भी आधी, और उन्होंने 2 दिन का गैप लिया और उन्होंने जान दे दी। मेजर अजीज़ भट्टी ने भी जान दी और अफसरों ने भी जान दी, जो निकल कर सामने आके उनके टैंक्स को देख के आर्टिलरी की फायरिंग करवा रहे थे। कर्नल शफकत बलोच और मेजर अजीज भट्टी ने ब्रेव सोल्जर्स के साथ भारतीय फौजियों को एंगेज किए रखा, 1 इंच ना आगे बढ़ने दिया। वैसे अजीज भट्टी ने साबित किया कि वो भारतीय फौज के लिए अकेले ही काफी थे। 7 और 8 की रात एक गलती भी हुई जो आगे जाकर मिरेकल बन गई। कर्नल मक्सी बताते हैं कि उनका गाइड रास्ता भूल गया था और वो चलते चलते दुश्मन की बैक पर जा निकले। ये चंद दर्जन लोग थे, मगर वो डरे नहीं, बल्कि पाकिस्तान ने भारत पर ही हमला करना शुरू कर दिया। जी हाँ, ऐसा हमला किया कि दुश्मन पैनिक कर गया। 351 फौजी फारिग हुए और 187 जकड़े गए। वहां से भारतीय कमांडर निरंजन चाँद की जीप और डायरी भी मिली, जिसमें लाहौर हमले का पूरा मंसूबा और नक्शा मौजूद था। हमारी रियासत ने तारीखी तौर पे कोताही की है कि उसने 65 की और इवन 71 की जंग की भी लाजवाल किस्से हैं जो उन्होंने फिल्म बंद नहीं किए और जिसकी वजह से वो दुनिया ने नहीं देखे। ऐसे ऐसे वाक़यात हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो आम अकल नहीं मानती, जिससे हमने पाकिस्तान को डिफेंड किया है। माना कि इंडियन आर्मी पाकिस्तानी आर्मी से 10 टाइम्स बड़ी थी, एयरफोर्स 3 टाइम और नेवी स्ट्रेंथ 5 टाइम्स ज्यादा थी, मगर बॉर्डर के इस पार वो इमोशंस थे जिन्हें वेपन्स की जरूरत नहीं थी। कौम का हर फर्द सोल्जर बना हुआ था। कोई हाथ में लाठी लिए दुश्मन को मजा चखाने वाघा बॉर्डर निकल पड़ा, तो कोई टैंक के सामने तन पर बम बांध कर लेट गया। जिसके हाथ में जो आया, डंडा, चाकू, छुरी, पिस्तौल, सरहद पर पहुंच गए लेकर। फौजियों ने बड़ी मुश्किल से समझाया कि भाई हम हैं ना, और उन्हें वापस घर भेजा। यार ये वो वाइब थी कि कराची से ढाका तक पूरी कौम एक हो गई थी, जिसकी झलक हमने इस साल मई में भी देखी। वैसे 7 मई को मिसाइल दागने की एक गलती इंडिया को कितनी भारी पड़ी थी, ये तो बच्चा बच्चा जानता है। मैंने अभी शुरू में भी बताया, मोदी की 56 इंच की छाती 6 इंच की रह गई थी। हम वापस 65 की बात करते हैं, जब हाल ये था कि लोग कतारें लगाकर खून दे रहे थे, नौजवान खंदक खोद रहे थे, नेशनल गार्ड्स बनने के लिए यूनिफॉर्म सिलवा रहे थे। हैरानी की बात तो यह है कि जंग के इस मोस्ट डिफिकल्ट टाइम में भी ना महंगाई बढ़ी और ना ही आटे चीनी की शॉर्टेज हुई। स्टॉक करने वाले भी अपना माल बाजार में ले आए। किसी दुकान पर कस्टमर्स का ऐसा रश नहीं था जैसे आज हमें रमजान या पिछले दिनों में कोविड में नजर आता था। उल्टा दुकानदारों ने खुद ही प्राइस घटा दिए थे। इस दौरान चोरी, लूटमार और कत्ल की वारदातें भी रिपोर्ट नहीं हुई थी। राइटर शफी अकील लिखते हैं कि जिस रक्शे से रोज दफ्तर आता था, जंग के दौरान भी उसी में सवार होकर ऑफिस पहुंचा और पैसे देने लगा तो पता चला कि मीटर में 4 आने कम थे। हैरान होकर पूछा कि भाई ये क्या मीटर खराब हो गया है? रक्शे वाला सर झुकाए बोला, सर खराब पहले था, अब ठीक हो गया है। मस्जिदें बेखौफ नमाजियों से भरी थी। ऊपर तैयार भी घनघरश थी और जमीन पर एंटी एयरक्राफ्ट गन्स की गोलियों से लरस रही थी। 1 पैसा 1 टैंक मिशन शुरू हुआ तो फंड्स देने वालों की लाइनें लग गईं। औरतों ने अपनी ज्वेलरी उतार कर दे दी। उर्दू बाजार के ट्रेडर्स ने बेटी के जहेज की रकम उठा कर दे दी और कहा मुल्क होगा तो शादियां भी होंगी। लोहारी गेट के 3rd फ्लोर पर रहने वाले गुलाम कादिर की वेडिंग एनिवर्सरी थी। बीवी ने साफ कह दिया, नो मोर एनिवर्सरी, पैसे सीधे फंड में जाएंगे। उधर कौम यूनाइटेड थी तो इधर फौज पैशनेट। लाहौर, कसूर, सियालकोट, गुजरावाला पर कब्जे के सारे भारतीय ख्वाब खाक में मिला दिए।
लाहौर पर हमले के 24 घंटे बाद भारतीय फौज ने 500 टैंकों और 50,000 सिपाहियों के साथ सियालकोट पर अचानक हमला किया। भारतीय फौज को एक साथ 2 फ्रंट्स पर इंगेज किया। सियालकोट में चवंडा पर जंग अजीम के बाद टैंकों की सबसे बड़ी फाइट हुई। पाकिस्तान के सिर्फ 125 टैंक और 9,000 जवान मैदान में थे। अपने से कई गुना ज्यादा भारतीय टैंकों के पाकिस्तान ने परिख्चे उड़ा दी है। उन्हें 1 इंच भी आगे आने नहीं दिया और जहां हमारे टैंक नहीं थे वहां एक जवान खुद टैंक साबित हुआ। जिस्म पर बम बांधकर टैंकों से टकरा गया। सियालकोट भारतीय टैंकों का ग्रेवयार्ड बन गया। अब 7 सितंबर की सुबह 6 बजे 6 हंटर फाइटर प्लेन्स ने पाकिस्तान के सबसे बड़े सरगोदा एयरबेस पर हमला किया। वहां 6 स्क्वाड्रन्स के 80 से ज्यादा तैयारे मौजूद थे। एयरफोर्स की आधी कुव्वत सरगोदा में थी, जिसे डिस्ट्रॉय करके इंडियन आर्मी अपनी एयर डोमिनेंस कायम करना चाहती थी। मगर फिर रिवर चनाब की एयर स्पेस ने वो नाकाबिले यकीन डॉग फाइट देखी जो टॉप गन मैवरिक में भी नहीं देखी थी, और वो तो फिल्म थी। यहां हमारे टॉम क्रूज ने 5 इंडियन प्लेन्स शॉट डाउन किए। कोलकाता में पैदा होने वाले महमूद आलम सेबर जेट के एक्सपर्ट थे। ये छोटे कद के जायंट किलर थे। इन्हें सब प्यार से पीनट कहा करते थे। इनका मुकाबला मोर एडवांस्ड एंड पावरफुल इंडियन हंटर से था, जिनकी स्पीड सेबर से 50 माइल पर आवर ज्यादा थी। यूं समझें JF-17 का मुकाबला राफेल से था, या यूं समझें ये वाकया अभिनंदन का ओल्ड वर्जन था। महमूद आलम ने पहले हंटर को हिट किया। इंडियन स्क्वाड्रन लीडर और उनका नाथ इजेक्ट करके पाकिस्तानी गांव में उतर गया, जहां उसकी शामत आ गई, बिल्कुल अभिनंदन की तरह। जमीन पर इंडियन पायलट पिट रहा था और ऊपर एयर स्पेस में बाकी पायलट के पीछे MM आलम लगे थे। इंडियन पायलट्स इस हद तक कंफ्यूज हो चुके थे कि सिंगल लाइन में फ्लाई कर रहे थे। आलम को और क्या चाहिए था? ये जेट्स उनकी 6 गन्स की रेंज में आए और दुनिया दंग रह गई कि जब सिर्फ 30 सेकंड्स में उन्होंने बाकी 4 तैयारों के भी परिख्चे उड़ा दिए। असल में आलम आधे सेकंड में छोटे बस्ट मारने के एक्सपर्ट थे। सेबर की 6 गन्स में 1800 बुलेट्स आती थी। असल में MM आलम ने 5 इंडियन हंटर्स का शिकार उनके पेट्रोल टैंक तबाह करके किया। 1950 के सेबर तैयारे के जरिए 50 सेकंड में 5 भारतीय तैयारे मार गिराने पर उनका नाम गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल हुआ। अब उनकी वो दहशत थी कि जो हंटर MM आलम से बच गया उसे इंडिया ने कारनामा करार देकर तीसरा बड़ा मेडल वीर चक्रा दे डाला। और फिर 55 बरस बाद सूजी आंख और टूटे हाथ लेकर फैंटास्टिक टी पीकर बेइज्जत लौटने वाले अभिनंदन को भी यही वीर चक्रा दिया गया। यार वैसे तो मैं ये सोच रहा हूं कि जब बुजदिली पर वीर चक्रा मिलेगा तो बुजदिली पैदा होंगे ना। ये कैसे पकड़ा गया था याद है ना? मुख्तसर बताकर वापस 65 में जाता हूं। ये 27 फरवरी 2019 की बात है। भारत से बदला लेने के लिए पाकिस्तान ने अपनी मर्जी के टारगेट्स और टाइम पिक किया। जो हमारे इंटेंडेड टारगेट्स थे उनको तबाह किया और उसके बाद हम वहां खड़े हो गए। 2 इंडियन प्लेन्स ने उन्हें एंगेज किया। स्क्वाड्रन लीडर हसन सिद्दीकी ने ब्लिंक ऑफ एन आई इंडियन MiG-21 को मार गिराया। जबकि विंग कमांडर नोमान अली खान ने Su-30 डेसिमेट किया। कैमरा 1 Fox 3 ऑफ द ग्रुप। 2 इंडियन पायलट्स हलाक, जबकि विंग कमांडर अभिनंदन पाकिस्तानियों की ठुकाई खाने के बाद गिरफ्तार हुआ। हिस्ट्री ने फिर प्रूफ किया कि वॉर माइक पर नहीं बैटलफील्ड में जीती जाती है। When Pakistan will strike, तो हमें और आपको इंडिया के मीडिया की जरूरत नहीं उसे बताने की। The whole world will come to know. एक तो जो Su-30 है उसका रैकेज गिरा था इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में, तो वो इंडियंस ने उसको वो खा पी गए कि नहीं हमारा तो दूसरा जहाज नहीं गिरा। अब ये एक उन्होंने झूठ बोला। दूसरा झूठ उन्होंने ये बोला कि जो अभिनंदन है उसने शूट डाउन होने से, क्योंकि अभिनंदन का तो वो झूठ बोल नहीं सकते थे, वो तो प्रिजनर ऑफ वॉर बन गया था, तो वो तो हमारे पास बंदा मौजूद था। उन्होंने ये झूठ बोला कि हाँ उसने F-16 शूट डाउन किया है खुद शूट डाउन होने से पहले। अब अमेरिकन ने जो लॉकहीड मार्टिन जो कंपनी है US गवर्नमेंट ने ये कह दिया कि पाकिस्तान का F-16 काउंट जो है वो पूरा है, लेकिन इंडियंस ने कहा नहीं पाकिस्तान ने जो है ना वो US मीडिया भी खरीद लिया है। तो हम माशाल्लाह इतने अमीर हैं कि हमने जो है ना अमेरिकन मीडिया भी हमने खरीद लिया। इंडिया जितने भी नैरेटिव्स बना ले सच को नहीं हरा सकता। तो सुनिए अगली सच्ची कहानी ब्रेव हार्ट रफीकी की। जंग सितंबर में एयरफोर्स के पहले शहीद
ब्रेव हार्ट स्क्वाड्रन लीडर सरफराज रफीकी थे। उन्होंने 1 सितंबर को डॉग फाइट में 4 भारतीय वैम्पायर प्लेन्स मार गिराए और फिर 6 सितंबर को हलवाड़ा में एयरबेस पर रेड करने के लिए सरगोधा से उड़े। ये एक 1 वे ट्रिप था जहां से जिंदा वापसी का चांस नहीं था। जब साथी पायलट ने पूछा कि तुमने इतने रिस्की मिशन पर अथॉरिटीज से बात क्यों ना की, तो सरफराज मुस्कुराकर बोले कि ये ऑर्डर है और इसे पूरा करना ही होगा। और ये तो आप जानते ही हैं कि सरफराज धोखा नहीं देता। There's not to make reply, there's not to reason why, there's but to do and die। 4 पाकिस्तानी फाइटर्स को 10 भारतीय हंटर्स ने रोका। वहां एक भारतीय तैयारी को गिराने के बाद सरफराज के तैयारी की मशीन गन्स जैम हो गई। Why don't you fire? Cecil, my guns have stopped firing. मगर वो बुज़दिल भारतीय पायलट्स की तरह मैदान छोड़कर भागे नहीं, इजेक्ट नहीं किया। साथियों को हमले का कहकर उन्हें कवर देते रहे और इसी दौरान भारतीय तैयारी की गोलियों की जद में आकर उनका जहाज तबाह हो गया। सजाद हैदर साहब हैं, अभी उनकी डेथ हो गई है, रिसेंटली पास्ट अवे। उन्होंने पठानकोट के ऊपर जब स्ट्राइक की थी तो वो 8 जहाज़ थे और ऊपर जो 2 जहाज़ उड़ रहे थे ना, तो वो गिन रहे थे 3, 4, 5, 6, 7। उन्होंने कहा ये तुम क्या गिन रहे हो? उसने कहा सर मैं वो जहाज़ गिन रहा हूँ जो आप लोग ग्राउंड पे खड़े खड़े इंडियन एयरफोर्स के तबाह कर रहे हैं, जिसमें इंडियन एयरफोर्स के MiG-21 जो अब तो वो रिटायर हो रहा है सितंबर में इसी महीने, लेकिन उस टाइम वो बिल्कुल एक नया जहाज़ था और उस पर इंडियंस को बहुत ज़्यादा जोम था और उनको गरूर था कि ये हमारा सुपरसोनिक जहाज़ तुम्हारे सबसोनिक F-86 को तबाह कर देगा। तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह वो उस हमले में सजाद हैदर साहब, स्क्वाड्रन सजाद हैदर OC-19 स्क्वाड्रन, उन्होंने ग्राउंड पे खड़े खड़े वो 8 से 10 जहाज जो है पठानकोट एयरफील्ड पे इंडिया के तबाह कर दिए थे। वैसे तैयारा वैम्पायर हो या हंटर, सुखोई हो या राफेल, इंडिया को लग पता गया कि इट्स नॉट द प्लेन, इट्स द पायलट, इट्स द मैन, नॉट द मशीन। जैसे 65 और अभिनंदन वाला वाकया भारत कभी भूल नहीं सकता, इसी तरह ऑपरेशन सिंदूर भी भारत के माथे पर कलंक का टीका बन गया है। भारतीय आवाम के लिए ही तो मैंने शुरू में कहा था कि वो अपने फौजियों को हरगिज ये नहीं कहेंगे कि तुम जीतो या हारो, हमें तुमसे प्यार है। लेकिन हाँ, पाकिस्तानी कौम अपने गाजियों को कांधों पर बिठाती है और अपने शहीदों को नगमों में सुनाती है। ए राहे हक के शहीद